हेलो ढंगवा लवर्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 7 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देख ले, तभी आपको इसकी कहानी समझ में आएगी। और दोस्तों मैं बताऊं तो इस एनिमे की कहानी काफी ज्यादा मजेदार है, आपको ये एनिमे जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुकान बाउल से आने के बाद अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए अपनी माँ के साथ शहर से बाहर चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में निंग याओ चैन के घर की छत पर खड़ी होकर कुछ देख रही थी। तभी वहाँ पर चैन आता है। चैन को देख निंग याओ छत से नीचे आ जाती है। तभी चैन निंग याओ से कहता है, मिस निंग आप इतनी जल्दी जग गई? जिस पर निंग याओ कहती है, हाँ मेरी नींद जल्दी पूरी हो गई थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। चैन और शहर में साथ में टहलते हैं, जिसके बाद चैन निंग याओ के साथ चलने लगता है। तभी निंग याओ की नजर किसी पर पड़ती है और वो चौकन्नी हो जाती है। वो शख्स एक आदमी था जिसने कि सफेद रंग के काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे। वो आदमी तियानची सेट का राजा है। वो निंग याओ और चैन को देखकर उन्हें जाने का रास्ता दे देता है। अब आगे जाने पर चैन पलटकर उस आदमी को देखता है और सोचता है ये विदेशी तो काफी अलग लग रहा है। तभी निंग याओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जल्दी वहाँ से चलने को कहती है और कहती है ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जिस पर चैन हैरान होते हुए निंग याओ से कहता है, मुझे तो ये आदमी काफी अच्छा इंसान लग रहा है। जिस पर निंग याओ कहती है, मुझे आदमियों को परखने की काफी अच्छी समझ है। इस पर चैन निंग याओ से कहता है, आप गलत समझ रही हैं, वो आदमी तो काफी अच्छा है, हर कोई विदेशी खराब नहीं होता। इस पर निंग याओ कहती है कि चैन तुम कभी भी नहीं समझोगे, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे इंसान हो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस पर चैन निंग याओ को समझाते हुए कहता है, मिस निंग आपकी नजर में सभी विदेशी एक गुनहगार हैं। हो सकता हो कि कुछ विदेशी गुनहगार हों, लेकिन वो आदमी वो एक ऑफिशियल है और वो मुझे काफी सही लग रहा है। इस पर निंग याओ चैन से पूछती है, ये सब तुम्हें कैसे पता? तब चैन उसे जवाब देता है, मेरी जान बचने के बाद मेरा दिमाग पहले से ज्यादा होशियार हो गया है। अब चैन की ये बात सुनकर निंग याओ हंसने लगती है और चैन से कहती है, चलो चलते हैं। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से सॉन्ग जिक्सिन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो आदमी आता है। इसे देखकर सॉन्ग जिक्सिन काफी हैरान होता है। वो आदमी वहाँ पर रखी हुई चीजों को देखते हुए सॉन्ग जिक्सिन से कहता है, इस साल तुमने काफी मेहनत की है और ये सब तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस की तरह है। खैर अपना सामान बांध लो, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तुम्हें मेरे साथ कवर्ड ब्रिज पर चलना होगा। और हाँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लॉर्ड डायनेस्टी का पहला प्रिंस। अब ये सुनकर सॉन्ग जिक्सन काफी हैरान हो जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम लियो को देखते हैं, जो कि कुएं के पास बैठा कुछ सोच रहा था और वही पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर रॉयल फैमिली की वो छोटी बच्ची भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर चैन और निंग याओ पानी भरने के लिए आ जाते हैं। अब चैन पानी भरना शुरू करता है, जिसे कि निंग याओ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी वहाँ पर शहर के और भी लोग आकर पानी भरने के लिए लाइन लगाते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी एक बूढ़ी औरत को लाइन से भगा देता है, जिसकी वजह से वो औरत झल्लाते हुए कहती है, मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ, मेरा तो आज का दिन ही खराब है, मैं तुम लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगी। तभी वहाँ पर जिगवी आती है, जो कि चैन को अपना बर्तन देते हुए कहती है, क्या तुम मेरे लिए पानी भर दोगे? जिस पर चैन मान जाता है। वही निंग याओ जिगवी को देखकर काफी जल जाती है। जिगवी की मदद करते देख भीड़ चैन से कहने लगती है कि तुम सबको लाइन से पानी भरना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम बेवकूफ नहीं हैं जो कि लाइन में लगकर पानी भरने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोग जिगवी पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे, जिसे सुनकर लियो जिगवी की साइड लेने लगता है और उन सब से चुप रहने को कहता है। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ी औरत जिगवी को काफी बुरा भला कह रही थी और वो कहती है, जिगवी तो एक बहुत ही बदचलन सर्वेंट है और इसका चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा बदसूरत है। मैंने इसका चेहरा देख लिया, आज तो मेरा दिन ही खराब हो गया। इसके साथ ही वो चैन को भी बहुत ही बुरा भला कह रही थी। अब इस पर जिगवी काफी गुस्सा आती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है।
तभी निंग याओ उस औरत की तरफ बढ़ती है, लेकिन चेन उसे रोक देता है और उसे कुछ भी करने से मना करता है। अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत अपनी सारी हदों को पार करते हुए जिग्वी को स्लट बुलाती है, जिस पर गुस्सा होकर जिग्वी उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और लियू इससे काफी खुश होता है। जिग्वी उस औरत से कहती है, मैं बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ बुढ़िया, लेकिन अब अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब इससे ही वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि भगवान तुम जैसी शैतानी लड़की पर बिजली क्यों नहीं गिरा देते। तभी अचानक आसमान में बहुत ही तेज बिजली गरजने लगती है और वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का तूफान आने लगता है, जिसे देख लोगों को लगता है कि शायद भगवान ने उस बूढ़ी औरत की सुन ली। तभी वहाँ पर एक विदेशी आदमी घोड़े पर बैठ कर आता है, जिसके साथ उसके 2 पहरेदार भी थे। तभी वो बूढ़ी औरत लियू के सामने खड़ी होकर कहती है, मेरे पोते तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारी इनसे रक्षा करूंगी। वो लड़का उस औरत को देखकर कहता है, कितने गंदे लोग हैं ये। इस पर वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा गुस्सा जाती है, पानी भर कर वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ जिग्वी और निंग याओ भी जा रही थी। अब यहाँ पर जिग्वी चेन से कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू चेन। तभी वो तूफान को देखकर आगे चेन से कहती है, मेरी माँ ने मुझे किताब में इस तूफान को दिखाया था, ये तूफान तो स्प्रिंग से पहले ही आ गया। तभी चेन कुछ कहता है जिसकी वजह से जिग्वी थोड़ा गुस्सा जाती है और गुस्से में पानी को अपनी तरफ खींच के वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस दौरान पानी की कुछ बूंदें चेन पर और निंग याओ पर भी गिर जाती है। अब वे दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो लू और लियू को देखते हैं, जो कि पुल के ऊपर आपस में बहस कर रहे थे। लू यहाँ पर लियू से उस आर्मर को उसे देने को कहता है, लेकिन लियू उसे देने से मना करता है। वो उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये आर्मर नहीं दे सकता, ये मेरे फैमिली का हेयरलूम है और ये बेचने के लिए नहीं है। तभी लू उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजियां की हैं, मैं उन सभी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हें उस आर्मर के बदले उसे काफी अच्छी कीमत देने को भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें लगभग 150 गुआन दूंगा इसके लिए और इतने पैसों से तुम फूफू लेन में एक पूरा घर खरीद सकते हो। अब यहाँ पर लियो के पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी ये सुनकर कहता है, लगता है लू पागल हो गया है, जो कि उस आर्मर के लिए इतना ज्यादा पैसे देने को तैयार हो गया है। लियू भी यहाँ पर काफी हैरान था और सोच रहा था आखिर क्यों वो इतनी ज्यादा कीमत देकर उसके आर्मर को खरीदना चाहता है। और हंसते वो लू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो लू परिवार का लड़का कैसे एक लड़की की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग लू पर हंसने लगते हैं। अब इस पर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे याद आता है कि अगर उसने वो आर्मर जू को नहीं दिया तो जू उसे काफी पिटाई करेगी और इस चीज से वो डरने लगता है और वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है, जिसे देखकर लियू के साथ वहाँ मौजूद लोग भी काफी हैरान होते हैं। लू यहाँ पर रोते हुए लियू से कहता है, भाई लियू मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मुझे वो आर्मर बेच दो। अब लियू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लू ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि लू इस तरह का लड़का नहीं है कि वो उसके सामने भीख मांगे। और इस चीज से वो काफी परेशान होकर लू को उठाने जाता है कि तभी चेन उसे रोक देता है और उससे कहता है, लियू मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिसके बाद लियू लू के पास जाकर धीरे से उससे कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे घर पर आना, मैं इसे तुम्हें 200 कॉइंस में बेच दूंगा और अब तुम रोना बंद करो। अब इस पर लू काफी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर पर आकर तुमसे मिलूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। चेन यहाँ पर लियू से पूछता है, क्या तुमने मास्टर रुआन को अपने टीचर के तौर पर चुना? इस पर लियू अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन हूँ और वैसे भी रुआन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते। अब यहाँ पर चेन लियू से आगे कहता है, वो आर्मर तुम्हारे दादाजी का है और तुम्हें उसे अपने घर पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बहुत ही सावधानी से अपने पास संभाल कर रखो।
इस पर लियो चैन से कहता है चिंता मत करो भाई। अब सीन यहाँ से लियो के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर लियो चैन को अपने दादाजी का आर्मर दिखाते हुए कहता है मैंने इसे बहुत ही ज्यादा संभाल कर और छुपा कर रखा है। तभी निंग याओ उस आर्मर को देख कर कहती है ये काफी ज्यादा महंगा और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लगता है, तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं बेचना चाहिए। इस पर लियो निंग याओ से कहता है मुझे ये आर्मर तब से पसंद नहीं है जब से मैं एक छोटा बच्चा था। तब निंग याओ उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि ये आर्मर किस मटेरियल का बना हुआ है? तब चन निंग याओ से कहता है शायद ये आर्मर स्टोन्स को क्रश करके बनाया गया है और ऐसे स्टोन्स तो इस रिवर में काफी मिल जाते हैं, ये तो काफी आम आर्मर लगता है और ये स्टोन्स तो जिग्वी के अलावा किसी को भी पसंद नहीं है। तब निंग याओ उस आर्मर को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती है वे लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो सोने और चांदी के पहाड़ों पर रहते हैं। इस पर जो पत्थर हैं उन्हें स्नेक गैल स्टोन कहते हैं। तुम्हारे इस छोटे शहर में तुम्हारी छोटी आंखों से तुम्हें ये सब बेकार लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे शहर के बाहर की दुनिया में इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत है। अगर मैं ये आर्मर पा सकती तो मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती, क्योंकि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। अब निंग याओ यहाँ पर आगे भी उससे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी चैन उसकी बात को काटते हुए कहता है मिस निंग मैं नदी में मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ ताकि मैं शाम को आपके लिए खाना बना सकूं। और इतना कहकर लियू और चैन वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से सोंग जिक्सिन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सोंग जिक्सिन अपने अंकल के साथ बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं ग्रेट ली का ग्रेट वेसल मेकर हूँ। इस पर सोंग जिक्सिन के अंकल कहते हैं तुम जरूर गानुआ एकेडमी के पेन राइटर होगे। तभी सोंग जिक्सिन के अंकल सोंग जिक्सिन से कहते हैं ये गानुआ एकेडमी का पेन राइटर हुआ करता था और वो जानता है कि मैं कहाँ पर मिलूंगा। और तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी पावर्स निकलने लगती है। इससे वो आदमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सोंग जिक्सिन के अंकल गुस्साते हुए उस आदमी से कहते हैं मेरे सामने तमीज से पेश आओ। इस पर वो आदमी ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि राजकुमार ही राजकुमार को महल में वापस लाएगा और मैंने इसको सेटअप कर दिया है। और कस्टम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसे एक बार फिर इस्तेमाल करें। कबीले के अभिलेखों में पुराना नाम काट दिया गया है। अब ये सुनकर सोंग जिक्सिन के अंकल हंसते हुए उससे कहते हैं चलो सोंग मुंह पर वापस चलें। और फिर वो सोंग जिक्सिन से कहते हैं बच्चे मेरे घर लौटने तक तुम मुझे उसी कुर्सी पर बैठे मिलना जिस पर तुम अभी बैठे हो और अपना काम ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तभी वो आदमी सोंग जिक्सिन के अंकल से कहता है वो चेन पिंगन है जिसने कि युनजिया माउंटेन की काई को जान से मार डाला और उसने लाओ लोंग चेंग के जुन को भी काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया है और इस मामले में मास्टर क्वी ने भी हस्तक्षेप किया। अब ये सुनकर सोंग जिक्सिन के अंकल कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, महान पवित्र क्वी इससे अधिक कुछ नहीं है। यदि हम पहाड़ों की इस दुनिया में नहीं होते तो मैं मास्टर क्वी को अपने एक ही हाथ से मार डालता। क्वी जिंगचुन जैसे 3 धार्मिक देवता मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब सीन यहाँ से मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है जो कि कहते हैं सोंग चांगजिंग हमारे शहर पर कब्जा करना चाहता है। और तभी हमें पता चलता है कि सोंग जिक्सिन के अंकल का नाम चांगजिंग है। मास्टर आगे कहते हैं उसके आने का संकेत अच्छा नहीं है। अब सीन यहाँ से वापस सोंग जिक्सिन के घर पर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर चांगजिंग लियो को देखकर उससे पूछते हैं बच्चे क्या तुम बॉक्सी क्लीन के बूढ़े आदमी यॉ के डिसाइपल हो और क्या तुम्हारा सरनेम लियो है? जिस पर लियो चौंकते हुए उससे कहता है हाँ मैं वही हूँ। और वो उनसे आगे कहता है जब भी एडल्ट्स ड्रैगन किल्न के दरवाजे को खोलने जाते हैं तो मेरे टीचर मुझे उन एडल्ट्स के सामने कुछ कौशल प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं ताकि वो वहाँ पर अच्छे से जा सकें। इस पर सोंगजिंग उससे पूछता है क्या तुम बाहर जाना चाहते हो और वहाँ पर क्या काम करना चाहते हो, जैसे कि आर्मी ज्वाइन करना और लड़ाई में शामिल होना। मैं तुमसे वादा करता हूँ
अगर तुम 10 साल तक जीवित रहोगे तो तुम वहाँ के हाई ऑफिशियल के पद तक पहुँच सकते हो। अब ये सुनकर लियू काफी खुश हो जाता है। सॉन्ग जिंग आगे कहता है, मैं तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बीजिंग में तुम्हारे लिए एक भोजन का आयोजन करूंगा। अब अपने अंकल की ये बात सुनकर सॉन्ग जिक्सिन काफी गुस्सा आ जाता है और इधर लियू उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है, लेकिन मैंने मास्टर जी की लोहार की दुकान पर अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन हो गया हूँ, तो अब मेरा आपके साथ चलना काफी मुश्किल होगा और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब इस पर सॉन्ग जिक्सिन लियू से कहता है, बड़े लोग छोटे लोगों के लिए अपने मन में किसी भी तरह का मलाल नहीं रखते। तभी सॉन्ग जियांग कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पास के दानयांग पास में जा सकते हो और वहां जाकर तुम लियू लिंगसी नाम के योद्धा को ढूंढना और उससे कहना कि सॉन्ग चैंग जिंग ने तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड किया है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो सॉन्ग जिक्सिन से कहता है कि प्रिंस सॉन्ग, दुश्मन देश के मध्य में स्थित इस छोटे से शहर में आने का साहस करो। और वो आगे कहता है, मुझे अपनी ही जमीन पर पैदल चलने में मजा नहीं आता। अब उसकी ये बात सुनकर सॉन्ग जिक्सिन तुरंत जिग्वी को पैसे देते हुए उससे कहता है, जाओ और तुरंत जाकर कुछ अच्छे क्लोथ्स खरीद लो और अब हमें और भी पैसों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जिग्वी उसे कुछ इशारा करती है, जिस पर सॉन्ग जिक्सिन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर वो अपने घर से बाहर निकलकर उनके साथ जाने लगता है। अब ये देखकर लियू जिग्वी से पूछता है, तुम्हारे और सॉन्ग जिक्सिन के बीच कैसा रिश्ता है? क्या तुम दोनों के बीच चक्कर तो नहीं चल रहा? अब इस पर जिग्वी उसे लूजर कहकर बुलाती है, जिससे लियू काफी चिढ़ जाता है। जिग्वी अब एक गली से गुजर रही थी, तभी वो मास्टर को देखती है। मास्टर जिग्वी को देखकर उससे कहते हैं, जिग्वी, यहाँ पिंजरे से भागने के बाद अहंकारी मत बनो। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस यहाँ से जाने के मौके पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी जिग्वी कहती है, आप प्रैक्टिशनर जो कि मोरालिटी के बारे में इतनी बात करते हैं, इतने हास्पद कैसे हो सकते हैं? मैं 3000 सालों से ज्यादा साल तक फंसी हुई थी। उपजाऊ मिट्टी बंजर भूमि में बदल गई, रियल ड्रैगन इविल बीस्ट में बदल गया और अब वह दुष्ट जानवरों से लोगों के प्रति दयालु होने के लिए कह रहा है। क्या मजाक है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।